नमस्कार। बात को समझने की हमारी कोशिशें लगातार जारी है और बात को समझो को मिल रहे आपके प्रतिसाद के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। अब दरअसल इस देश में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो लगातार चलती रहती है। वैसे कहा जाता है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, लेकिन हमारे यहाँ परिवर्तन के साथ साथ एक और ऐसी चीज़ है जो लगातार चलती रहती है और वो है चुनाव। जी हाँ, जब से हम आज़ाद हुए और एक लोकतंत्र बने तब से चुनाव इस देश की राजनीति का, इस देश के लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। चुनाव लगातार चलते हैं, एक देश एक चुनाव की भी बात हो रही है। वो व्यावहारिक रूप से कितना संभव होगा पता नहीं, लेकिन 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव व्यवस्था भी है, निकाय के भी चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा के भी चुनाव होते हैं। और अब जबकि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल ऐन सामने दिखाई दे रहे हैं और 2024 के इन चुनावों को लेकर ज़बरदस्त चर्चा जारी है, हमने सोचा कि जब गली मोहल्ले, पान की दुकानों और चाय के होटलों पर चुनावी किस्से चर्चा में होते हैं, मशहूर होते हैं, लोगों के पास बात करने के लिए कुछ बढ़िया जानकारियां होती हैं, तो क्यों ना इसी को बात को समझो में समझने की कोशिश की जाए। तो बात को समझो में एक श्रृंखला के माध्यम से कुछ चुनावी किस्से आपके सामने पेश करेंगे और इसकी शुरुआत तो वहीं से होगी जहां से सिरा शुरू होता है। जी हाँ, आज़ादी के बाद देश में हुए सबसे पहले चुनाव और उससे जुड़े दिलचस्प किस्से आज बात को समझो में आपके लिए। बहुत ही दिलचस्प इसके कुछ पहलू हैं कि कैसे पहले चुनाव हुए, क्या समस्याएं सामने थी, राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर दुनिया बढ़ रही थी, दुनिया में कुछ जगहों पर चुनाव हो भी रहे थे, लेकिन उन सारे चुनावों की अपनी अपनी सीमाएं थी। जैसे यूरोप में चुनाव होते थे, यूरोप के चुनाव में केवल संभ्रांत वर्ग के लोगों को, अमीरों को, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। हमारे देश के संविधान में दुनिया के सभी अलग अलग संविधानों का अध्ययन करके उनके जो श्रेष्ठ हिस्से थे वो लिए गए और इसमें दूरदर्शिता इस बात से झलकती है कि यूरोप में हो रहे चुनावों को जस का तस लेने की बजाय पहले दिन से ही सभी वयस्क आबादी को वोट का अधिकार दिया गया। दुनिया के कई हिस्से ऐसे थे जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, दुनिया के कई हिस्से ऐसे थे जहां गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया गया। हमारे संविधान निर्माताओं की और चुनाव के बारे में इस सोच को रखने वाले जो भी हमारे अग्रदूत थे, उनकी सोच को सलाम करना चाहिए, क्योंकि पहले दिन से ही उन्होंने एक व्यापक जनहितैषी सोच रखकर हमारे देश के चुनावों की रूपरेखा को गढ़ा था। वयस्क आबादी की उम्र पहले अलग थी, 21 वर्ष हुआ करती थी, बाद में इसे राजीव गांधी ने 18 वर्ष कर दिया। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि उस समय देश की 85% आबादी साक्षर नहीं थी। जी हाँ, पढ़ाई लिखाई उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आज दिखाई देती। केवल 25 करोड़ की आबादी थी, लेकिन 25 करोड़ की इस आबादी के लिए पहली बार में चुनाव कराना कितना आसान या कितना कठिन था, और कैसे आज जब हम ईवीएम के ज़माने में केवल एक बटन दबाकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर लेते हैं, कभी 2 चुनाव एक साथ हो रहे हों तो 2 ईवीएम के माध्यम से 2 बटन भी दबा देते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोगों ने वो दौर भी देखा है जब एक मतपत्र पे कई पन्नों के मतपत्र पर कई चुनाव चिन्ह बने होते थे, नाम लिखे होते थे, उसको हम एक ही मतपेटी में डाल देते थे। लेकिन पहले चुनाव में ये सब नहीं हो पाया था। क्या क्या हुआ था पहले चुनाव से पहले, बात को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल साल 1950 का था, एक देश 2.5 साल पहले आज़ाद हुआ था। जी हाँ, 1947 में आज़ादी मिली थी, 50 का साल था, और एक देश जो करीब 1.25 महीने पहले ही गणतंत्र बना था। जी हाँ, 1950 में 26 जनवरी को हम गणतंत्र बने थे, वो अब दरअसल चुनाव में जा रहा था। इस देश ने अपने संविधान की रचना में कई पश्चिम के देशों के संविधान की बहुत सारी बातों को लिया था, लेकिन उनके हर एक रास्ते को हमने नहीं चुना। पश्चिम के देशों में जहां पहले कुछ शक्तिशाली तबकों को ही वोट देने का अधिकार था, लंबे समय तक इन देशों में कामगारों और महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं मिला था। लेकिन नया नया बना हमारा गणतंत्र 25 करोड़ की आबादी वाला वह पहला देश था जिसने सीधे तौर पर अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए उस तरीके ईजाद किए जो सर्वजन हिताय थे, बहुजन हिताय थे और सर्वजन सुखाय की ओर इस देश को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इस मुल्क की जनता अपने हुक्मरानों को चुनने वाली थी, वो जनता जिसमें 85% आबादी पढ़ी लिखी नहीं थी। जी हाँ, बात हमारे हिंदुस्तान की हो रही है, बात भारत देश की हो रही है, और साल 1950 का मार्च का महीना था जब भारत में पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई। जी हाँ, आज चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त बड़ी चर्चा का मुद्दा होते हैं।
लेकिन 1950 में जब ये पूरी परिकल्पना सामने आई तब मार्च के महीने में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। इससे पहले चुनाव आयोग का गठन हो चुका था। सुकुमार सेन, जी हाँ, नाम याद कर लीजिए, सुकुमार सेन चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। पहले चुनाव आयुक्त इस देश के थे सुकुमार सेन जी। उसके अगले ही महीने में यानी अप्रैल के महीने में जनप्रतिनिधि कानून संसद में पारित कर दिया गया। इस कानून को पेश करते हुए संसद में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये उम्मीद जाहिर की कि साल 1951 के बसंत तक चुनाव करवा लिए जाएंगे। चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने नेहरू जी को कुछ दिन इंतजार करने के लिए कहा था। शायद सुकुमार सेन जानते थे कि जो काम वो करने जा रहे हैं वो कितना बड़ा और कितना मुश्किल होने वाला है। बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले उस शख्स को भी थोड़ा जान लेते हैं जिसके जिम्मे चुनाव करवाने का यह मुश्किल काम सौंपा गया था। देश के आज़ाद भारत के पहले चुनाव कराने का काम। देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन का जन्म 1899 में हुआ था और उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज और लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। लंदन यूनिवर्सिटी में उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था। उसके बाद उन्होंने 1921 में इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर ली थी। जी हाँ, जो आज की हमारी संघ लोक सेवा आयोग है वो अंग्रेज़ों के ज़माने में इंडियन सिविल सर्विस कहलाती थी और उसमें उन्होंने परीक्षा पास करके उसको ज्वाइन कर लिया था। कई जिलों में बतौर न्यायाधीश उन्होंने अपनी सेवाएं दी और बाद में वे पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव भी बने। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से देश के चुनाव आयुक्त बने सुकुमार सेन के सामने कई चुनौतियां थीं। पहली चुनौती तो 17 करोड़ 60 लाख मतदाताओं का पंजीकरण करवाना था। उनकी पहचान करना, उनका नाम लिखना बड़ी चुनौती थी। आज तो हमारे पास एक मतदाता परिचय पत्र है, इसको बनाने का काम भी बहुत मुश्किल कवायद रही। लेकिन सोचिए उस वक्त जब कुछ भी कागज़ नहीं था, कहीं कोई पंजीयन नहीं था नागरिकों का, तब ये कितना मुश्किल, कितना चुनौती भरा रहा होगा। तो सुकुमार सेन जी के सामने ये चुनौती थी कि उनकी पहचान करना, उनका नाम लिखना। इनमें से 85% ना तो पढ़े लिखे थे और न ही लिख सकते थे, इनके पास वो दक्षता नहीं थी। मतदाताओं का पंजीकरण तो चुनौतियों की शुरुआत भर थी। बड़ी समस्या यह थी कि अधिकांश मतदाता पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसे मतदाताओं के लिए पार्टी का प्रतीक चिन्ह, मतदान पत्र और मतपेटी कैसे बनाई जाए, ये एक बड़ा सवाल था। आज जब चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ी, सुधार उसमें आता गया, लेकिन जब सब कुछ खाली था, ब्लैंक कैनवस जिसको बोलते हैं, जब कुछ तय नहीं था, तब इन चीज़ों को तय करना निश्चित ही मुश्किल भरा होता है कि कैसे इस काम को अंजाम दिया जाए। मतदान केंद्र का चयन कैसे हो, मतदान अधिकारी की नियुक्ति कैसे होगी, मतदान अधिकारी कौन होंगे, और एक और बात कि एक देश के आम चुनावों के साथ ही उस वक्त सभी राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी चुनाव होने थे। तो जी हाँ, जिस एक देश एक चुनाव की बात आज हो रही है, पहला चुनाव तो वैसे ही होना था क्योंकि न विधानसभाएं गठित हुई थी और न लोकसभा में प्रतिनिधि चुनकर आए थे, तो इसलिए ये चुनाव एक साथ होने थे। इन सभी चुनौतियों पर सुकुमार सेन के साथ विभिन्न राज्यों में मुख्य चुनाव अधिकारी भी काम कर रहे थे, जिनमें से अधिकांश अमूमन ICS अफसर ही थे। तो अंग्रेज़ों ने जो ICS चुने थे उनका लाभ आज़ाद भारत को मिल रहा था क्योंकि वो लोग देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग भूमिकाएं देकर उस तरीके से काम करना सीख चुके थे। आखिरकार 1952 के शुरुआती महीनों में चुनाव करवाना तय हुआ। जी हाँ, 1950 मार्च में बात होना शुरू हुई। नेहरू जी चाहते थे 1951 के बसंत तक चुनाव हो जाए, लेकिन सुकुमार सेन जानते थे कि यह आसान काम नहीं है। उतना वक्त तो शुरुआती तैयारियों में लगना ही था। हालांकि कुछ दुरूह और सुदूरवर्ती जिलों में इस काम को पहले अंजाम दिया जाना था। लेखक रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि कुल मिलाकर 4500 सीटों पर चुनाव होने थे, जिसमें करीब 500 संसद के लिए थे और बाकी राज्यों की विधानसभाओं के लिए। तो 4500 सीटों के चुनाव थे, संसद और विधानसभा मिलाकर। इस चुनाव में 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए और वहाँ 20 लाख इस्पात की मतपेटियाँ भेजी गईं। जी हाँ, 20 लाख इस्पात की मतपेटियाँ बनाना, जो अस्तित्व में नहीं थी। बाद में उन मतपेटियों का इस्तेमाल आगे हो सकता था, हुआ, लेकिन उस वक्त नहीं थी। ये इस्पात की मतपेटियाँ बनाई गई 20 लाख। इन पेटियों को बनाने में 8,200 टन इस्पात लगा। देखिए, 8,200 टन के इस्पात से 20 लाख मतपेटियाँ तैयार हुई देश के पहले चुनाव के लिए। 6 महीने के अनुबंध पर 16,500 क्लर्क बहाल किए गए
ताकि मतदाता सूची को क्षेत्रवार ढंग से टाइप किया जा सके और उसका मिलान किया जा सके। मतदान पत्रों को छापने में करीब 3,80,000 कागज के रिम इस्तेमाल किए गए। देखिए बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं ये पहले चुनाव के, कितना इस्पात लगा, कितना कागज लगा। 3,80,000 रिम कागज इस्तेमाल किया गया मतदान पत्रों को छापने में। चुनाव कार्य को संपादित करने के लिए 56,000 पीठासीन अधिकारियों का चुनाव किया गया और इनकी सहायता के लिए 2,80,000 सहायक बहाल किए गए। इस चुनाव में सुरक्षा के लिए 2,24,000 पुलिस के जवानों को नियुक्त किया गया ताकि हिंसा और मतदान केंद्रों पर होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सके। यह चुनाव और इसमें हिस्सा ले रहे मतदाता लगभग 10 लाख वर्ग मील में फैले हुए थे। चुनाव का इलाका विशाल और विविधता से भरा हुआ था, कहीं कहीं तो यह बहुत ही दुरूह भी था। किसी सुदूर पहाड़ी गांव के मामले में आनन फानन में नदी पर विशेष तौर पर पुल बनाया गया। हिंद महासागर के किसी छोटे से द्वीप पर चुनाव करवाने के लिए नावों या स्टीमरों से मतपत्रों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाया गया। जी हाँ, तो ऐसी जगहों पर चुनाव होने थे जहां तक पहुंचने के कोई रास्ता भी उस वक्त नहीं था। पहले राजाओं के समय बना नहीं, अंग्रेजों ने जरूरी समझा नहीं, पर मतदान देने का अधिकार जिसको है वो अपना मत दे सके, ये चुनाव आयोग के लिए शुरू से एक बड़ी आवश्यक शर्त रही। और इसके लिए कई जगह पुल और सड़कें और रास्ते सिर्फ इसलिए बनाए गए कि मतदान पत्र वहाँ तक पहुँच सके, मतदाता दल वहाँ पहुँच सके, मतदान पेटियाँ वहाँ पहुँच सके और लोग चुनाव में हिस्सा ले सकें। दूसरी समस्या भौगोलिक और बदले सामाजिक जो समीकरण थे देश के, वो भी थी और ये बड़ी समस्या थी। उत्तर भारत की महिलाएं अपना नाम लिखवाने से हिचकती थी। देखिए ये सामाजिक समस्या है, अपना नाम लेना या नाम लिखना सामाजिक रीति रिवाजों में शामिल नहीं था। ये आसान नहीं था कि वो अपना नाम कहीं जाके लिखवा दें और मतदान करने के लिए फिर उनकी पहचान हो सके। इसके बदले वे किसी की माँ या किसी की पत्नी के रूप में अपना नाम दर्ज कराना चाहती थी। यह सामाजिक दिक्कतें थी उस वक्त की सुकुमार सेन जी के सामने, और सुकुमार सेन अतीत के इस अनोखी और बेतुकी परंपरा को देखकर दरअसल झुंझला उठे। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस तरह के मतदाताओं का ब्यौरा लिखने की जगह कड़ाई से मतदाता का नाम ही दर्ज करें। किसी के पति या किसी की पत्नी या किसी की बहन या किसी की माँ के रूप में उनके नाम दर्ज न करवाए जाए। इसका मतलब ये हुआ जो सुकुमार सेन जी झुंझला उठे। इस प्रक्रिया में कम से कम 28 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपना नाम लिखवाने के बजाय किसी और से रिश्ते के रूप में अपना नाम लिखवाया था। उनके नाम काटे जाने से हुए हंगामे को सेन ने अच्छा ही माना, क्योंकि इससे अगले चुनावों के पहले तक इस पूर्वाग्रह से मुक्त होने में मदद मिलती कि जब तक महिलाओं को उनके अपने नाम से मतदाता सूची में दर्ज नहीं किया जाएगा तब तक उनके नाम मतदान के लिए शामिल ही नहीं होंगे। देखिए बड़ी विचित्र तरह की चुनौती। भारत विविधताओं का देश है हमेशा कहा जाता है, और इसलिए ये भी एक बड़ी दिक्कत थी कि महिलाएं अगर अपना नाम नहीं लिखवाना चाहती तो सेन साहब ने कह दिया इनका नाम काट दिया जाए। नाम कट गए, हंगामा मचा, पर यह तो समझ में आया कि भाई नाम नहीं लिखाओगे तो वोट कैसे दोगे। बहुत दिलचस्प मामला है ये। जहां पश्चिमी लोकतंत्रों में मतदाता साक्षरता और विकास होने की वजह से राजनीतिक दलों को नाम से पहचाना जाता था, वहीं भारत में मतदाताओं को समझाने के लिए तस्वीरों का सहारा लिया गया। दरअसल यही वो चुनावी चिन्ह थे जो आवश्यक इसलिए थे कि अगर नाम पढ़ नहीं सकते तो चिन्ह से तो समझ ही सकते हैं। ये चुनाव चिन्ह आम लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित थे और इसलिए मतदाताओं की समझ में आने लायक ये थे। जैसे किसी पार्टी के लिए 2 जोड़ी बैल, दूसरे किसी के लिए झोपड़ी, तीसरे के लिए एक हाथी और चौथे के लिए मिट्टी के दिए का चुनाव चिन्ह मान्य किया गया, उसे मान्यता दी गई। तो ये तो बात हुई कि देश के पहले आम चुनाव की तैयारियां किस तरह से की गई। जब चुनाव हुए उस वक्त भी कई दिलचस्प घटनाएं हुई और उन दिलचस्प घटनाओं को लेकर हम इस बात को समझो में चुनावी किस्से के साथ लगातार आपके साथ उपस्थित होंगे और कोशिश करेंगे कि चुनाव के जो वर्तमान चर्चाएं हैं, चुनाव के जो वर्तमान घटनाक्रम हैं, उनको तो हम अमरउजाला.com के माध्यम से आप तक पहुंचाएं ही, लेकिन इन चुनावी किस्सों के माध्यम से थोड़ा अतीत में झांकने का मौका मिलेगा। कैसे लोकतंत्र की मजबूत रीढ़ माने जाने वाले ये चुनाव इस देश में आकार ले पाए, ये जानने का मौका मिलेगा। और आज जब हम इस तरह से ईवीएम में बटन दबाकर पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण दे रहे हैं, अमेरिका में भी अभी ईवीएम से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद दिन और हफ्ते भी लग जाते हैं,
मतगणना होने में। हमने भी वो दिन देखे हैं, एक पत्रकार के रूप में मैंने रातों को इंतज़ार किया है और अगले दिन अखबारों में केवल रुझान छपते थे, फिर दूसरे दिन रुझान छपते थे कि कोई मतगणना पूरी नहीं हो पाई, इतने चरण की मतगणना हो गई, और तीसरे या चौथे दिन जाकर कई दफ़े ऐसा होता था कि हम परिणाम छाप पाते थे। वहाँ से हम सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होती है और 12-1 बजे तक तो पूरी तस्वीर ही साफ हो जाती है। वहाँ तक पहुँचे हैं। मतदान पेटियों को लूट लेने की घटनाओं से लेकर ईवीएम तक पहुँचने में जो वक्त लगा, जो इस्पात ढला इन मतदान पेटियों को तैयार करने में, उसकी जानकारी दी। मतपत्र बनाने में जो पहले चुनाव में कागज़ लगा, उसकी जानकारी दी। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए आप देखते रहिए बात को समझो में चुनावी किस्से, केवल अमरउजाला.com पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।